इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट साइंस से पाठ नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। पाठ शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। जो भी पाठ 3 धातु एवं अधातु के प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी की किताब में, उसके सॉल्यूशन और नोट्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पाठ में सबसे पहले समझते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, सभी धातु किस प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं। सबसे पहले आता है इसमें चमक। धातु चमकीले होते हैं या नहीं? तो धातु की सतह चमकदार होती है यानी कि धातु चमकीले होते हैं। उदाहरण में सोना और चांदी जो कि चमकीले धातु के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे है कठोरता। धातु कठोर होते हैं या नहीं? सामान्यतः कठोर होते हैं। सभी धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं। जैसे लोहा बहुत कठोर होता है, इसी तरह से तांबा भी। लेकिन यहां पर एक अपवाद आता है कठोरता में धातुओं की। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे 3 धातु हैं जो कठोर नहीं होते, ये अत्यंत मुलायम होते हैं। ठीक है, और इतने मुलायम होते हैं कि इनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। ठीक है, यानी कि इन तीनों धातुओं के अलावा सभी धातु कठोर होंगे। ठीक है, आगे है रूप अवस्था। रूप और अवस्था का अर्थ होगा धातु जो है वो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस अवस्था में होते हैं। तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। कमरे का ताप क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर आप अभी देख रहे हो वीडियो, आपके कमरे का जो तापमान है वही होगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस ताप पर सभी धातु जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है। ऐसा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसे कहते हैं मरकरी, हिंदी में पारा। ठीक है, मरकरी हिंदी में भी कहते हैं, इसे मरकरी या पारा कहा जाता है उसे। ये पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी पारे के अलावा जो भी धातु हैं वो सभी ठोस होते हैं। केवल एक ही ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और पारे का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर्स में। आगे है आघातवध्यता। आघातवध्यता का अर्थ होगा किसी चीज को पीट पीट कर पतली पतली परत बनाना, चादर बनाना उसकी। ठीक है, तो धातुओं को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं धातु जो है वो आघातवर्ध्य होते हैं, धातुओं की चादर बनाई जा सकती हैं। जैसे उदाहरण में हो जाएगा लोहे की चादरें। लोहे की चादर बनाई जाती हैं जो छतों पर लगाई जाती हैं, जिसे टीन कहा जाता है। ठीक है, धातु के भौतिक गुणधर्म में आगे है तन्यता। तन्यता का अर्थ होगा पतले तार बनाए जा सकते हैं या नहीं। तो धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, यानी कि धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि धातु जो है वो तन्य होते हैं। ठीक है, उदाहरण में हो जाएगा तांबे के तार। तांबे के तार बनाए जाते हैं पतले पतले, जिन्हें घरों में बिजली के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत यानी कि बिजली। बिजली और ऊष्मा के चालक होते हैं या नहीं? सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, दोनों के चालक होते हैं धातु, विद्युत के भी और ऊष्मा के भी। उदाहरण में हो जाएगा चांदी, तांबा, लोहा और भी बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, उसे ध्यान रखना है। सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। दो धातु, एक तो सीसा और एक पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं पारे को। तो सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का अर्थ होगा जो भी ऊष्मा है इनमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। आगे है घनत्व। सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है। जो भी धातु होते हैं उनका घनत्व भी और गलनांक भी। गलनांक का अर्थ होगा तरल अवस्था, किस ताप पर वो तरल अवस्था में आते हैं। तो गलनांक का जो ताप है वो अधिक होता है। ठीक है, तापमान। लेकिन यहां पर हमें एक अपवाद याद रखना है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। 2 ऐसे धातु होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, या हम इसमें लिथियम भी डाल सकते हैं। ये जो धातु हैं इनका घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, इनके अलावा सभी धातुओं का घनत्व भी और गलनांक भी अधिक होता है। धातु के भौतिक गुणधर्म में आगे है ध्वनिक। ध्वनिक जो है ये ध्वनि से ही बना है, यानी कि आवाज जो उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ध्वनिक। ठीक है, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। धातु आवाज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं धातु जो है वो ध्वनिक होते हैं। ठीक है, उदाहरण में ले सकते हैं हम इसे, जैसे हमारे साइकिल की घंटी होती है वो धातु से बनी होती है। ठीक है, यानी कि धातु ध्वनिक होते हैं। आगे है ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड। ठीक है,
ऑक्साइड में हम उदाहरण लेंगे सबसे पहले एक धातु का ऑक्साइड होता क्या है। जैसे मैग्नीशियम होता है धातु, अगर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इसे कहा जाता है धात्विक ऑक्साइड। तो जो भी धातु के ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, जो भी, जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है, ये क्षारक प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा भी जो भी धातु ऑक्साइड है वो सभी क्षारक प्रवृत्ति के ही होते हैं। अब देखते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। अधातु के भौतिक गुणधर्म बिल्कुल विपरीत या फिर कहें उल्टे होते हैं धातुओं के। इसमें सबसे पहले है चमक। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। हम कह सकते हैं इसका मतलब अधातु जो है वो चमकीले नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण में लेंगे हम कार्बन। कार्बन यानी कि कोयला, कोयला चमकदार नहीं होता है। ठीक है, एक अपवाद है इसमें, वो भी हमें ध्यान रखना है। आयोडीन की सतह चमकदार होती है। एक ऐसा अधातु आयोडीन होता है जो चमकदार होता है। इसके अलावा जो भी अधातु हैं वो चमकदार नहीं होते हैं, अकेला आयोडीन ही चमकदार होता है बस। ठीक है, आगे है कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते हैं। कठोर नहीं होने का मतलब क्या होगा, अधातु को हम कह सकते हैं मुलायम होते हैं। ठीक है, उदाहरण में हो जाएगा कोयला। कोयले को आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमें इसमें एक अपवाद जो कि बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना है। हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा अधातु का ही एक अपरूप होता है, ये कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, कार्बन का अपरूप होता है हीरा, जो कि एक अधातु से ही बना होता है। और ये सबसे प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर वस्तु जो है वो हीरा ही है। ये धातुओं से भी कठोर होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। आगे है अवस्था या फिर कहें रूप। अवस्था यानी कि ठोस, द्रव या गैस। कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। जो भी अधातु होते हैं या तो वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं कमरे के ताप पर या फिर गैस अवस्था में। इसमें भी अपवाद है। ब्रोमीन को छोड़कर जो ब्रोमीन अधातु होता है वो तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, ब्रोमीन को छोड़कर सभी अधातु या तो ठोस होंगे या गैस अवस्था में होते हैं। इसमें आगे है आघातवर्ध्यता। अधातु आघातवर्ध्य नहीं होते हैं। आघातवर्ध्यता का अर्थ होगा कि इनको पतली चादरों में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अधातु के हम चादरें नहीं बना सकते हैं पीट पीट कर। अगर हम इन्हें पीटेंगे तो ये बिखर जाएंगे टुकड़ों में। जैसे हम कोयले को अगर किसी पत्थर से तोड़ें तो वो बिखर जाता है टुकड़ों में, उसकी चादरें नहीं बन सकती हैं। अधातु के भौतिक गुणधर्म में आगे है तन्यता। तन्यता का मतलब तार बनाए जा सकते हैं या नहीं। जिसके तार बनाए जा सकते हैं उसे कहेंगे तन्य। तो अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अधातुओं के तार नहीं बन सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे अधातु जो है वो तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो भी अधातु हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का अर्थ होगा विद्युत और ऊष्मा इनमें से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। लेकिन इसका अपवाद हमें याद रखना होगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप होता है, जो हमारे पेंसिल का सिक्का होता है वही होता है ये ग्रेफाइट, और ये विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक यानी कि इसमें से विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसलिए हमें पेंसिल को किसी भी प्लग वगैरह में नहीं डालना चाहिए विद्युत के, उससे हमें झटका लग सकता है। ठीक है, आगे है घनत्व। सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होता है। ठीक है, जो भी अधातु होते हैं उनका घनत्व भी और गलनांक भी कम होता है, यानी कि बहुत कम तापमान पर ये तरल अवस्था में आ जाते हैं। आगे है ध्वनिक। ध्वनिक यानी कि आवाज जो उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है ध्वनिक। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं, और आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं इसलिए हम कहेंगे अधातु जो है वो ध्वनिक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी कि अधातु का ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड का। अधातु होता है कार्बन। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ा होना, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है CO2। ये अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जो भी कोई भी अधातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, पाठ में अगला विषय आता है हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जो भी धातु हैं वो किसी चीज के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाएंगे यही देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। वायु यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है,
वायु की जगह हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ये कई बच्चे सवाल पूछते हैं, तो ये भी बता देता हूं। वायु में मुख्यतः दो गैसें होती हैं, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। और जो नाइट्रोजन गैस होती है ये क्रियाशील नहीं होती है, ये किसी भी चीज के साथ क्रिया करती ही नहीं है। तो बची हुई गैस क्या है, ऑक्सीजन, ये क्रियाशील गैस होती है, ये आसानी से क्रिया कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए जहां पर भी लिखा हो किसी भी चीज की अभिक्रिया हो रही है वायु के साथ, तो उसे समझ जाना है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं धातु ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाते हैं। तो यहां पर दिया है धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड कहें या फिर धात्विक ऑक्साइड कहें, तो जो भी धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो उत्पाद में मिलेगा हमें धातु ऑक्साइड या फिर धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, यह अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, कोई भी हमारा धातु है अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में मिलेगा धातु ऑक्साइड। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं इसके कुछ, जैसे यहां पर है Cu यानी कि कॉपर। कॉपर जो है धातु होता है और ऑक्सीजन के साथ यह अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में मिलेगा हमें CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया धातु ऑक्साइड उत्पाद में। ठीक है, उसके बाद इसे बैलेंस करेंगे तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 लगाना होगा हमें। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं Al से एल्यूमिनियम। जब ये O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में मिलेगा हमें Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पीछे वाले पेज पर जो धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, तो सभी धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। अलग अलग तरह से का मतलब होगा कोई बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करता है, कोई धीरे धीरे करता है, कोई धातु जो है वो अभिक्रिया करते ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी सिर्फ सतह ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो उसी के बारे में देखते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु दिया गया है Na यानी कि सोडियम और K यानी कि पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने का मतलब होगा अगर इन्हें खुली वायु में रखा जाए, सोडियम और पोटेशियम को खुली वायु में रखने पर, हवा में रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं और इनमें आग लग जाती है। और जो भी ये आग लगती है, जो भी ये सोडियम है और पोटेशियम है, इनको आग से बचाने के लिए, इनको आग लगने से रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। केरोसिन के तेल में इसलिए डुबोया जाता है क्योंकि केरोसिन के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। दूसरा बिंदु दिया गया है Mg यानी कि मैग्नीशियम, Al यानी कि एल्यूमिनियम, Zn यानी कि जस्ता या फिर कहें जिंक, और Pb यानी कि लेड जिसे हिंदी में सीसा कहा जाता है। तो ये चार धातुएं जो हैं ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये सभी धातु धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे और इनकी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। जैसे मैग्नीशियम है, तो मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, अगर इसे हम खुली हवा में रखेंगे तो इनकी परत जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। सिर्फ परत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, अंदर जो है वो मैग्नीशियम ही रहेगा, लेकिन ऊपर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। सतह जो है वो बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन अंदर जो है वो मैग्नीशियम ही रहेगा। ठीक है, तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनी है चारों तरफ, ये अंदर वाले धातु को सुरक्षित रखती है, उसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से रोकती है। अंदर वाला धातु बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे दिया गया है Fe यानी कि जिसे लोहा, आयरन। Fe लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। अगर लोहे को वायु में गर्म किया जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन लोहे का पाउडर, लोह चूर्ण जिसे कहेंगे, ठीक है, लोहे के पाउडर को अगर गर्म किया जाए तो वो तेजी के साथ जलने लगता है। जलने का मतलब होगा कि लोहे का चूर्ण तो अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अगर लोहे का कोई बड़ा सा पीस हो, बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट हो लोहे का, वो अभिक्रिया नहीं करता है। आगे है इसी में Cu पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। Cu यानी कि कॉपर। कॉपर वायु के साथ अभिक्रिया, जब इसे Cu को गर्म किया जाएगा तो इस पे काले रंग की परत चढ़ जाती है जो कॉपर ऑक्साइड होती है। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, जैसे ये Cu है तो इसकी परत जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। जब इसे गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ सतह जो है, कॉपर की सतह जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CuO कॉपर ऑक्साइड बना लेती है, लेकिन अंदर का जो कॉपर है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगला बिंदु दिया गया है Ag जो है उसे चांदी कहा जाता है, और Au यानी कि सोना। तो सोना और चांदी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये दो ऐसे धातु हैं Ag और Au, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया
नहीं करते हैं। ऑक्सीजन कहें या वायु कहें, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु ऑक्साइड से संबंधित एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। दो कंडीशन दी गई है हमें। ऐसे धातु ऑक्साइड में जैसे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, पीछे वाली अभिक्रियाओं में जो धातु ऑक्साइड बन रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जो भी धातु ऑक्साइड हैं, वो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करें और साथ में उत्पाद में क्या दे, जल और लवण बनाए। दोनों चीजें होनी चाहिए, अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया भी करते हों और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हों, उसे कहा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं कुछ। जैसे यहां पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl जो होता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये अम्ल के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि ये क्या है, धातु ऑक्साइड, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है AlCl यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लवण होता है, और साथ में H2O यानी कि जल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। अब देख लेते हैं क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो बिल्कुल ये करता है। यहां पर फिर से ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यह अभिक्रिया कर रहा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक क्षारक होता है। ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एक लवण, ठीक है, लवण और जल बना रहा है। दोनों कंडीशन हो रही है यहां पर, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ यह अभिक्रिया भी कर रहा है और साथ में लवण और जल भी बना रहा है दोनों के साथ। इसको कहा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हम कहेंगे जो Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में आगे है जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाएंगे। तो कोई भी धातु हो वो जल यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करके या तो धातु ऑक्साइड बनाएगा या फिर धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। अब कौन सा धातु ऑक्साइड बनाएगा और कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे और जो कम क्रियाशील धातु हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और बात करें अगर धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो कोई भी धातु ऑक्साइड है अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में मिलेगा हमें हमेशा धातु हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण में सबसे पहले है Na यानी कि सोडियम, जो कि अधिक क्रियाशील धातु है। तो जो भी अधिक क्रियाशील धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा धातु हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है Na यानी कि सोडियम, H2O जल के साथ अभिक्रिया करता है और उत्पाद में देता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से Ca यानी कि कैल्शियम, जो ये भी एक क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये भी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम H2O यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब है Fe जो है ये Fe यानी कि लोहा, ये मध्यम क्रियाशील धातु है। तो अधिक क्रियाशील धातु तो बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, मध्यम क्रियाशील धातु जो है वो बनाएंगे धातु ऑक्साइड। तो Fe यानी कि लोहा H2O के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा ये Fe3O4 यानी कि धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद जब इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो ये 3, 4 जो भी है इसे बैलेंस किया गया है। ठीक है, पीछे वाले पेज पर हमने देखा जल और धातु की अभिक्रिया। तो जो भी धातु होते हैं वो जल की अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। जल की अलग अलग अवस्था का अर्थ होगा कुछ जो धातु हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और कुछ ऐसे धातु हैं जो जल वाष्प यानी कि जल की भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसी के बारे में देखते हैं। अलग अलग धातु जल की अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु दिया गया है Na यानी कि सोडियम, K यानी कि पोटेशियम और Ca यानी कि कैल्शियम। ये तीनों धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला बिंदु है Al यानी कि एल्यूमिनियम, Fe यानी कि आयरन और Zn यानी कि जस्ता। ठीक है, Fe को कहेंगे लोहा। तो एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता यानी कि जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये तीनों ऐसे धातु हैं जो जल वाष्प यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला बिंदु दिया गया है Mg, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। Mg यानी कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, बिंदु है Ca और Mg। Mg के बारे में ये भी है और ये भी।
कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले CO और Mg की सतह पर चिपक जाते हैं। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है या फिर हम कहें जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब डाला जाता है तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इस अभिक्रिया में वो इन पर चिपक जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पर चिपक जाती है। ठीक है, इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस इन पर चिपकने हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन के इन पर चिपक जाते हैं, तो उन बुलबुलों की वजह से ये सतह पर तैर के आ जाते हैं। ठीक है, आखिरी बिंदु दिया गया है Au यानी कि सोना, Ag यानी कि चांदी, Cu यानी कि कॉपर और Pb यानी कि सीसा। ये सभी धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये चारों धातु अभिक्रिया नहीं करते। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में तीसरे नंबर पर है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु है वो किसी भी अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। तो इसमें अभिक्रिया कराने से पहले हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा, जो भी धातु के साथ जिस भी अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे वो तनु अम्ल होना चाहिए, यानी कि उसमें पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, सांद्र नहीं होना चाहिए। अगर सांद्र अम्ल के साथ हम धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो वो बहुत ऊष्माक्षेपी होगी, यानी कि उसमें से बहुत ऊष्मा निकल सकती है। ठीक है, जो जला भी सकती है हमारे आसपास के वातावरण में जो भी चीजें होंगी उन्हें। तो हमेशा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है हमारे धातु के साथ। तो कोई भी धातु हो किसी भी तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमेशा उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। तो धातु में लिया है हमने यहाँ पर Fe यानी कि लोहा, और तनु अम्ल लिया है हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये धातु और ये अम्ल ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद में बनाएंगे FeCl यानी कि आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड कहें या फिर लोहे का क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। जो आयरन क्लोराइड है ये लवण होता है और साथ में मिल गई हमें हाइड्रोजन गैस। यानी कि कोई भी धातु हो और कोई भी अम्ल हो, दोनों अभिक्रिया करके हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर है एल्यूमिनियम Al से और फिर से है HCl तनु अम्ल। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एल्यूमिनियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर अभिक्रिया करके AlCl यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक लवण होता है, लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, उस धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में चौथे नंबर पर है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु है वो और किसी धातु लवण के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। धातु लवण क्या होता है, पीछे वाले जो पेज पर अभिक्रिया हुई थी धातु और अम्ल की, उसमें जो बनने वाला लवण था, धातु से बनने वाला लवण था, उसको कहा जाएगा धातु लवण। जैसे पीछे वाले पेज पर बना था FeCl2। ये जो लवण है किससे बना है, Fe यानी कि लोहे से, तो यही होगा धातु लवण। ठीक है, और भी बहुत सारे धातु लवण होते हैं जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो देख लेते हैं धातु लवण के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा। मान लीजिए कोई धातु A है। ठीक है, कोई एक A धातु है, वो B धातु के लवण विलयन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो जो धातु A है लवण विलयन जो B का है इसमें से B धातु को ही विस्थापित कर देगा। विस्थापित अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया, ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो उत्पाद जो होगा वो बनेगा धातु A का लवण विलयन और B से अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि धातु A क्या कर रहा है, B धातु को उसी के विलयन से अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे धातु A में लिया है हमने आयरन यानी कि लोहा, और लवण विलयन जो B है वो है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, कॉपर का सल्फेट विलयन। तो लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को ही अलग निकाल देगा, कॉपर को ही विस्थापित कर देगा और बनाएगा FeSO4 यानी कि लोहे का सल्फेट विलयन, और साथ में Cu अलग निकल जाएगा। ये जो विस्थापन अभिक्रिया हुई। अब बात आती है कौन सा धातु किस धातु को विस्थापित कर सकता है। तो हमेशा जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। यहां पर जो लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को अलग निकाल दे रहा है। ठीक है, अगर यहां पर होता कॉपर, ये कुछ इस तरह से होता Cu प्लस में FeSO4, तो जो अभिक्रिया होती वो बिल्कुल ऐसी ही रहती, कोई अभिक्रिया ही नहीं होती। इसमें हमें वही रहता FeSO4 प्लस में Cu, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि जो लोहा है वो ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। अगर ज्यादा क्रियाशील धातु होता, लोहे से ज्यादा क्रियाशील धातु होता यहां पर, जैसे कोई Zn होता, तो लोहे को ये विस्थापित कर सकता था। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु कम क्रियाशील है, कौन सा मध्यम क्रियाशील है। तो ये सारी जानकारी मिलेगी हमें सक्रियता श्रेणी से।
सक्रियता श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है। अगले पेज पर बिल्कुल विस्तार से यानी कि डिटेल में पढ़ते हैं इसे। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी होती क्या है? वह सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसमें जो भी धातु हैं उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सबसे ज्यादा क्रियाशील सबसे ऊपर और उससे कम क्रियाशील जो भी होंगे उससे नीचे आते जाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में जिन भी धातुओं को व्यवस्थित किया जाएगा उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उसी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। और हमें ये सक्रियता श्रेणी किताब में दी गई है यहां पर। ठीक है, सो जो भी सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा धातु होता है? के यानी कि पोटेशियम, उससे कम जैसे जैसे इसमें नीचे की तरफ जाएंगे इनकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्रियाशीलता कम, नीचे से ऊपर की तरफ क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, Fe यानी कि लोहा, Pb यानी कि लेड या फिर कहीं सीसा। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये अधातु है। ठीक है, इसी में है ये भी। तो हाइड्रोजन आता है, उससे कम क्रियाशील है कॉपर, उससे कम क्रियाशील मरकरी यानी कि पारा, उससे कम क्रियाशील सिल्वर यानी कि चांदी, और सबसे कम क्रियाशील Au यानी कि गोल्ड या फिर कहें सोना। ये है कुल मिला के सक्रियता श्रेणी। अब पीछे क्या हो रहा था? पीछे आयरन यानी कि Fe जो था वो Cu को कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu को विस्थापित कर रहा था।